नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। राहुल गांधी का भाषण अभी अभी ख़त्म हुआ है। वो भाषण नहीं बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेशनल प्रेस क्लब में वो पत्रकारों के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन में बोल रहे थे। पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। से उन्होंने अपने जवाब से उन्होंने दुनिया का दिल जीत लिया है। अगर कहें तो ये बढ़ा चढ़ा कर कही जाने वाली बात नहीं। एक से बढ़कर एक कठिन सवाल राहुल गांधी के सामने आए और उन सवालों का उन्होंने बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक जवाब दिया। राहुल गांधी से सवाल हुआ कि नरेंद्र मोदी जी के राज में आर्थिक विकास जो है बहुत तेजी से हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने कहा कि आर्थिक विकास अ, हमारे देश में पहले से चली आ रही एक परंपरा है। पिछली सरकारों में भी आर्थिक विकास हुआ था। मुख्य बात यह है कि धन का वितरण जो है वो असमान रूप से हो रहा है, वो समान रूप से हो रहा है कि नहीं, यानी कि अमीरी और गरीबी की खाई की तरफ उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये जो बेरोजगारी है बहुत चरम पर है, महंगाई चरम पर है, और महंगाई और बेरोजगारी जो जनता महसूस कर रही है, जो इस कष्ट को महसूस कर रही है जनता, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मिला है। ये उत्तर, ये जवाब राहुल गांधी ने उस प्रश्न के जवाब में दिए जो प्रश्न उनसे पूछे गए कि आर्थिक समृद्धि जो है, आर्थिक विकास की रफ्तार जो है मोदी सरकार में ज्यादा है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने ये जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि एक संवादहीनता की स्थिति है देश में, और इस संवादहीनता का नुकसान जो है देश को उठाना पड़ रहा है। आर्थिक स्तर पर भी ये नुकसान उठाना पड़ रहा है, और बीजेपी से बेहतर आर्थिक विकास दर हमारे समय में यानी यूपीए के समय में थी, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में हमने अधिक लोगों को रोजगार दिए और वर्तमान सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। इसके बाद जो सवाल पूछे गए उसमें उन्होंने ये कहा कि मुश्किलें बढ़ी हैं, मुश्किलें देश की बढ़ी हैं। जो बीजेपी ने जो नोटबंदी की और जो फॉल्टी जीएसटी लाया, उससे छोटे मझोले कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचा। छोटे कारोबार को जब तक हम बड़े स्केल पर ले नहीं जाते, उस स्तर पर ले जाने की में सफल नहीं होते, तब तक हम देश में रोजगार पैदा नहीं कर सकते। और राहुल गांधी ने कहा कि यही बीजेपी और कांग्रेस की सोच में फर्क है। बीजेपी की सोच जो है छोटे और मझोले कारोबारियों को आगे बढ़ावा देने वाली नहीं है, जबकि कांग्रेस की सोच ऐसी रही है। ये सोच की फर्क है, सोच की लड़ाई है। एक महत्वपूर्ण बात भी कही जिस पर हम आएंगे कि परिवार की शहादत को लेकर के आपको क्या राजनीति में आने में डर लगा या नहीं, इसका हम जवाब देंगे। लेकिन पहले ये आर्थिक विषय पर जो उन्होंने बात रखी है उस पर थोड़ा जानना जरूरी है कि राहुल गांधी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे देश में 3 से 4 औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक घराने, हालांकि उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र कहा तो उसमें जो बड़े औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ वो रोजगार देने में विफल रहे हैं। तो इस वजह से यूपीए के काल में जो विकास दर थी, इस मोदी शासन काल से की तुलना में ज्यादा थी, और इस अभी जो विकास दर है वो उससे compete नहीं करती। और बेरोजगारी जो बढ़ी है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बड़े औद्योगिक क्षेत्र रोजगार देने में विफल रहे। उन्होंने एक आर्थिक नजरिया भी पेश किया कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, अपने देश में प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, तो एक्सपोर्ट अपने आप बढ़ेगा। तो हम इस पॉलिसी पर चलते नहीं दिख रहे हैं, और इस पॉलिसी पर चला जाता है तो इससे देश का भला होगा। हाँ, एक बात और उल्लेख करना जरूरी है कि जब रूस और यूक्रेन के प्रश्न पर एक बार फिर राहुल गांधी के से सवाल किया गया, क्योंकि आपको याद होगा कि बीते दिनों भी उनसे सवाल जब किए गए तो ये एक ऐसा मसला था जिस पे राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो रुख
यूक्रेन और रूस के मसले पर है, वही रुख हमारा भी है, हमारे रुख में कोई फर्क नहीं है। आज भी राहुल गांधी ने उस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार भी, हमारी सरकार भी आएगी तो हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बदलाव रूस यूक्रेन के मसले पर होगा जो बीजेपी से की सरकार में है और उससे डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं लगता हमें। यानी उन्होंने खुलकर कहा कि जो बीजेपी की पॉलिसी है रूस यूक्रेन पर, वही पॉलिसी हमारी आज भी कांग्रेस की भी है और आगे भी रहेगी, इस पर कोई फर्क आने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी बात है और इससे ये उस ट्रेडिशन के को तोड़ने वाली बात है जिसमें ये कहा जाता है कि बीजेपी से राहुल गांधी कभी सहमत ही नहीं होते, कांग्रेस कभी सहमत ही नहीं होती। तो लगातार राहुल गांधी इस बात को दोहरा रहे हैं। एक बात ये कही गई कि हाँ, कि आपके परिवार ने बहुत शहादत दी है, आपकी दादी कुर्बान हो गई, आपके पिता कुर्बान हो गए, तो क्या आपको राजनीति में आने में डर नहीं लगा? ये इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, देश के लोग जब संकट में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम भी दुखी हो जाते हैं। ये हमने सीखा है, अपनी दादी से सीखा है, अपने पिताजी से सीखा है। तो यही वो चीज़ है जो हमें राजनीति में लाती है। और उन्होंने कहा कि हमारे देश में जो अभी नफरत का माहौल है, जो असंवेदनशीलता है, जो प्रेस को दबाने का प्रयास है, जो विरोधी तबके को दबाने का प्रयास है, उससे लड़ने के लिए हम मैदान में हैं। और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का संदेश है। ये कोई नई बात नहीं कही, वो लगातार कह रहे हैं। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक जो हमने यात्रा की, वो बीजेपी के एजेंडे से लड़ने का हम प्रयास कर रहे थे और एक सोच डेवलप कर रहे थे। इसी में एक ऑक्सिलरी क्वेश्चन भी था, उसमें पत्रकार ने पूछा कि भारत में एक पहले सेकुलर स्टेट था और अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत मुश्किल सवाल था ये कि इस सवाल का जवाब देने में ऐसा अंदेशा रहता है कि राहुल गांधी कहीं गलत ना बोल जाएं, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, देश में ऐसी सोच है और ये सोच देश के सेंटर में है और ये सोच बीजेपी की सोच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके समांतर जो सोच है, यानी भारतीय जनता पार्टी की वो सोच जो हिंदुत्व के इर्द गिर्द है, जो सेकुलरिज्म को के समांतर है या विरोध में है, इस सोच के पैरेलल में विरोधी दलों की सोच है, विपक्ष की सोच है और मजबूत सोच है। ऐसा नहीं कि वो छोटी सोच है। तो ये लड़ाई ही इसी बात की है और इसी चीज के लिए उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी और ये इस यात्रा से भारत को जोड़ने का उन्होंने काम किया है, नफरत को हटाने का उन्होंने काम किया है। राहुल गांधी ने खुल करके स्पष्टता से ये बात कही कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोगों के लिए जगह है, हर विचार के लोगों के लिए जगह है, हर जाति के लोगों के लिए जगह है। किसी भी तरह के से ऐसा नहीं कि कोई यहाँ रह नहीं सकता या उनके लिए जगह नहीं है। यानी सेकुलरिज्म के विचार को राहुल गांधी ने एक्सप्लेन करके पत्रकार के सवाल के जवाब में इसको बताया। उन्होंने कांग्रेस के बारे में भी कहा कि कांग्रेस तो देश में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन रही है जिसने कि देश को एकजुट करने का काम किया है। और ये सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, ये जो आंकड़े हैं, जो अतीत है, जो इतिहास है, वो ये चीख चीख कर बोलते हैं कि कांग्रेस देश को एकजुट करने में हमेशा लगी रही है और इसमें कामयाब रही है। इसके बाद एक और सवाल जो बहुत चर्चा में रहता है कि राहुल जी, डिफेमेशन के केस में आपको सजा क्यों हो गई, आपकी सांसद की सदस्यता कैसे चलेगी? इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, डिफेमेशन में मैं एक लौता व्यक्ति देश का हूं जिसको अधिकतम सजा मानहानि के केस में यानी डिफेमेशन के केस में हुई है। इससे ज्यादा सजा किसी को नहीं हुई है। इसलिए इस बात को मेरे लिए एक्सप्लेन करना लोगों के बीच जरूरी हो जाता है।
और मैं उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि जब से मडानी के बारे में उन्होंने बात कही, अडानी के बारे में उन्होंने बात कही, उसके बाद से ही राहुल गांधी की आवाज को प्रभावित करने की कोशिश की गई, अंकुश लगाने की कोशिश की गई, और इसी का नतीजा है कि सीक्वेंस में उनको अपनी सदस्यता भी गंवानी पड़ी है। ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। इसके खतरे हैं राजनीतिक रूप से। बहुत लोग कह सकते हैं कि उन्होंने अदालत की कार्रवाई पर सवाल उठाए, ऐसा कह सकते हैं, गुंजाइश है, लेकिन उन्होंने बहुत स्पष्टता से जवाब दिया। और इन्होंने कहा कि मैंने विचार की रक्षा की है, मैं विचारों की रक्षा के लिए खड़ा हूं, लोगों से मोहब्बत करना हम जारी रखेंगे और संघर्ष कर रहे लोगों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। भारत में दर्द को मैं महसूस करता हूं, मैं हमेशा दर्द में रहा हूं, मैं जिन लोगों को दर्द होता है उनको मैं बहुत जल्दी महसूस कर लेता हूं। और इस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो की यात्रा को भी एक्सप्लेन किया, समझाया। राहुल ने जो पूरा जो उनका स्पीच रहा, स्पीच नहीं बोलना चाहिए, पत्रकारों के सवालों के जवाब जो उन्होंने दिए, एक से बढ़कर एक सवाल किए गए और उसी तरीके से इन्होंने जवाब भी दिए। हालांकि बांग्लादेश में धार्मिक असहिष्णुता का मसला भी पत्रकार ने उठाया, तो राहुल गांधी ने बहुत पोलाइटली कहा कि बांग्लादेश हमारा मित्र देश है और वहां जो बातें हो रही हैं, मैं नहीं होता हूं कि मैं उनको समझाऊं कि समस्या को ऐसे टैकल कीजिए, उनको वहां की समस्या को टैकल करने दीजिए। तो एक तरह से ये डिप्लोमेटिक जवाब है और उन्होंने ये जवाब दिए हैं। तो एक तो ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राहुल गांधी का रहा वो ये था। बीते दिनों में लगातार हम ये देख रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी अमेरिका में है और वहां वो जो कुछ भी बोल रहे हैं हिंदुस्तान का में वो हेडलाइंस बन रही है, दुनिया में हेडलाइंस बन रही है। और एक बात मैं बहुत जोर देकर आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी आज सांसद नहीं है, राहुल गांधी आज कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, राहुल गांधी एक सिंपल नागरिक हैं। और जब वो अमेरिका जा रहे हैं तो आम यात्रियों की तरह लाइन में लग करके अपनी अटैची खुद लेकर के वो जा रहे हैं, कोई विशेषाधिकार उनके पास नहीं है। तो हिंदुस्तान में या दुनिया में भी कोई ऐसा इकलौता व्यक्ति भी उदाहरण नहीं है जो सामान्य नागरिक की हैसियत से अपने देश से बाहर, वो भी अमेरिका जैसे देश में, वहां के नेशनल प्रेस क्लब में वो बोले और पूरी दुनिया उनको सुने। ऐसा एक भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है राहुल गांधी के अलावा। ये राहुल गांधी ने अपनी इंपॉर्टेंस पैदा की है। हाँ, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए या किसी अन्य महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए लोग दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं, लेकिन आम नागरिक के तौर पर राहुल गांधी ने जो वहां पकड़ बनाई है, जो पूरी दुनिया में पकड़ बनाई, वो उनके संघर्ष को की, उनकी विश्वसनीयता की और हिंदुस्तान की आवाम से कनेक्ट करने की जो उनकी कोशिश हुई और उसमें जो सफलता दिखी, उसका नतीजा है। ऐसा क्यों है, इस बात को समझिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमने 2014 के बाद से एक ऐसी राजनीति देखी है जिसमें प्रशांत किशोर जैसे मीडिया गुरु आ गए, मीडिया प्रबंधक आ गए और ऐसा लगा कि राजनीति में सफलता का रास्ता जो है ये गुरु ही दे सकते हैं। हालांकि प्रशांत जी खुद बिहार में कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी खड़ी कर लें, लेकिन देखिए क्या कितना संघर्ष कर रहे हैं, ये अलग विषय है। मगर पूरी जो राजनीति है मीडिया प्रबंधकों के हाथों में चली गई और हालत ये हुआ कि चुनाव से ठीक पहले आइए, ऐसे ऐसे हाथ हिला दीजिए, ऐसे ऐसे हाथ हिला दीजिए, रोड शो कर लीजिए, कुछ बयानबाजी कर लीजिए और उसके बाद फिजा बदल गई, हमने चेंज कर दिया, अब बदलाव होने वाला है, पूरी मीडिया का सपोर्ट ले लीजिए और एक परसेप्शन खड़ा करने की कोशिश कीजिए। ये चला है, लेकिन इस चीज को राहुल गांधी ने बिल्कुल बदल देने की में सफलता पाई है। उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा की, इससे उन्होंने जो जनता के बीच में एक संपर्क बनाया, कनेक्टिविटी बनाई, उससे कांग्रेस को भी फायदा हुआ है और देश के दूसरे राजनीतिक दलों को भी फायदा इस मायने में हुआ है कि वो इस दबाव में आए हैं कि वो जनता के साथ कनेक्ट करें। तो जनता के साथ कनेक्ट करने की सियासत को शुरू करने का श्रेय राहुल गांधी को जाता है और यही राहुल गांधी के बढ़ते हुए ऊंचा होते हुए व्यक्तित्व का
मूल कारण है कि एक साधारण व्यक्ति के रूप में भी वो असाधारण रूप से दिख रहे हैं अमेरिका में। तो वो साधारण व्यक्ति रह नहीं गए हैं इसी कारण से। मैं कह तो रहा हूँ कि राहुल गांधी और आप में हम में कोई फर्क नहीं है, उनके पास भी पोस्ट नहीं है, हमारे पास भी पोस्ट नहीं है, लेकिन नहीं, मैं या आप राहुल गांधी की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने, मैं कोई ऐसा मत समझिए कि मैं कोई चापलूसी में कोई बात कह रहा हूँ, मैं लॉजिकली कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो राजनीति बदलने के लिए जनता से कनेक्ट करने की एक सोच सामने रखी, वो सोच सफल हो रही है। तो इसकी सफलता के साथ साथ राहुल गांधी की व्यक्तित्व का ग्राफ भी ऊपर उठता चला जा रहा है। ये वजह है कि उनको साधारण व्यक्ति होते हुए भी असाधारण रूप से देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। तो यही वो चीज है जिससे भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा है। और आप देखेंगे कि अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वॉशिंगटन में, तो इसके बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का जो दौर आएगा, कोई बीजेपी का मंत्री नहीं होगा जो बाकी रहेगा प्रतिक्रिया देने में। यहाँ तक कि अब तो आरएसएस के लोग भी प्रतिक्रिया देने लगे हैं, दूसरे लोग भी देने लगे हैं, एंड नंबर ऑफ पीपल विल कम एंड विल रिएक्ट ओवर राहुल गांधी स्टेटमेंट। बट जो मूलभूत सवाल है, मूलभूत सवाल जिस पर देश जवाब चाहता है, उस पर खामोश रह जाती है भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता, प्रधानमंत्री। और इस वजह से ये मुश्किलें वास्तव में बीजेपी के लिए बढ़ती चली जा रही। आप कब तक चुप रहेंगे? कब तक आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को संरक्षण देते रहेंगे? कब तक आप महिला पहलवानों को संघर्ष के लिए छोड़े रखेंगे? कब तक आप किसानों की अनदेखी करते रहेंगे? कब तक आप बेरोजगारी के सवाल पर बोलना बंद रखेंगे? कब तक आप जो आर्थिक विकास के दावे हैं उसको, उसकी झूठी तस्वीर, झूठे आंकड़ों से रखते रहेंगे? ये ऐसी चीज है जो राहुल गांधी के संघर्ष के कारण बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ती चली जा रही है। तो राहुल गांधी ने जो राजनीति को बदलने का प्रयास किया है, वह उसका असर बीजेपी पर तो पड़ ही रहा है। और आप देखेंगे आने वाले समय में कि हिंदुस्तान की बाकी दलों पर भी उसका असर पड़ेगा। अब राहुल गांधी को के लिए ये प्रश्न नहीं है कि राहुल गांधी को एक्सेप्ट कौन करेगा, उनको अपनी पार्टी में लोग नहीं मानते हैं, उनको बाहर में कोई नहीं मानते हैं, उनको नेता कोई नहीं मानते, ये सब बातें हवा हो गई। पप्पू है या क्या बोलते हैं ट्यूबलाइट है जो प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी जी के लिए कहा था, ये सब बातें हवा हो गई। अब सब जान रहे हैं कि आलू से जो चिप्स निकालने वाली बात थी, राहुल गांधी ने नहीं कही थी। राहुल गांधी ने तो नरेंद्र मोदी के बयान को उद्धृत किया था, लेकिन सबने उनको ही बता दिया कि ये तो वो आलू से चिप्स बनाने वाली बात कह रहे थे, सोना निकालने वाली बात कह रहे थे। ये सब जो चीजें थी ये हट गई हैं, कट गई हैं। तो इस संवाद में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, और इसके व्यापक पहलू को लेकर के हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे कि राहुल गांधी की सक्रियता किस तरीके से भारतीय सियासत को बदल रही है। हम चर्चा करते रहेंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और फिलहाल दीजिए नमस्कार। हम आपका शुभ रात्रि भी बोलते हैं, और जिनके लिए सुबह है, पहले सुबह, उसको गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं। और जो यूट्यूब की दुनिया, इसमें न गुड मॉर्निंग होता है न शुभ रात्रि होती है, हमेशा जो है सलाम।